सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी की क्लासें अच्छी तरीके से चल रही होंगी। आपका सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और इन टीचिंग एक्सपर्ट चैनल की ऑनलाइन क्लासेज का लाभ आप अच्छी तरीके से उठा रहे हैं। इसके अलावा क्लास 10th जो टॉपिक आपके चल रहे हैं इंग्लिश में, आपके कोई भी मिलने वाले रिलेशन में भी यदि कोई हो तो वो भी इन टॉपिक्स को इस चैनल पर देख सकता है। आपके रिलेशन में कोई विद्यार्थी, आपका फ्रेंड कोई भी हो या आपको रिलेशन में हो, कोई रिलेटिव हो जिसने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा हो और उस एग्जाम में यदि आपका इंग्लिश से संबंधित टॉपिक जो आते हैं उन टॉपिक्स में ये टॉपिक चल रहा है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये तीनों ही टॉपिक जो अब तक हुए हैं ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जनरल ग्रामर में ये आते हैं। तो आप उन सभी को सूचना देते हुए इन क्लासेज का लाभ उन्हें भी दिलवा सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहां बात की जा रही है क्लास 10th और सब्जेक्ट अपना इंग्लिश। इंग्लिश की क्लासेज जो चल रही हैं आपकी, उनमें पहला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, वो टॉपिक नरेशन। दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, वो टॉपिक है आपका वॉइस। और तीसरा टॉपिक जो है वो भी आपका लगभग कंप्लीट है, आज पूरा हो जाएगा, जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। चौथा टॉपिक हम जो बात कर रहे हैं यहां, वो आपका या तो आप चाहो तो क्लॉज ले सकते हो या आप चाहो तो मॉडल्स ले सकते हैं। तो यहां जो भी ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा वही हम टॉपिक यहां ले लेंगे। लेकिन इससे पहले करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की बात करते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इनकी जब हम बात करते हैं तो इसमें आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में प्रेजेंट टेंस से लेकर के फ्यूचर टेंस तक सभी नियम मैं आपको लिखवा चुका हूं और सभी नियमों के उदाहरण भी आपको लिखवा चुका हूं और समझा भी चुका हूं कि कौन कौन से एडवर्ब ऑफ टाइम आते हैं, जिन एडवर्ब ऑफ टाइम में इनका हम प्रयोग करते हैं, इस वर्ब का प्रयोग करते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, मेन वर्ब लगाई जाती है। इन सभी की जब हम बात करते हैं तो यहां जो भी आपके टेंस थे वो पूरे हो चुके हैं और टेंस के अलावा भी आपके कुछ अन्य जो नियम थे वो भी मैंने आपको बता दिए कि किस प्रकार से कोई इंपेरेटिव सेंटेंस से प्रारंभ होता है। लिसन जैसे कि लुक, तो हम उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। टुडे आता है तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का, फ्यूचर का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही इट इज टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज सेकेंड टाइम, इट इज हाई टाइम, ये आता है तो कौन सी वर्ब लगाते हैं, ये सभी मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो बात किसकी करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस हिंदी में आप इसको लिख सकते हो शर्त वाले वाक्य। कंडीशनल सेंटेंस को लिख सकते हो शर्त वाले वाक्य। लिखिए, ये वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें नंबर 1 आता है आपका, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं these sentences have 3 types या there are 3 types of these sentences। ओपन कंडीशन, इसको आप लिख सकते हो खुली शर्त। दूसरा आता है अनलाइकली कंडीशन, यानी कि आप कह सकते हो इसको काल्पनिक शर्त। और तीसरी जब हम बात करते हैं तो तीसरा आता है अनफुलफिल्ड
कंडीशन, यानी कि अपूर्ण शर्त। ये 3 प्रकार के आपके शर्त वाले वाक्य होते हैं। कौन कौन से? ओपन कंडीशन, खुली शर्त, अनलाइकली कंडीशन यानी कि यहां कह सकते हो काल्पनिक शर्त, और अनफुलफिल्ड कंडीशन, इसको कह सकते हो आप अपूर्ण शर्त। प्रिय विद्यार्थियों, ये है खुली शर्त में आपको 2 क्लॉज आएंगे सभी में। एक होता है इफ या व्हेन क्लॉज, दूसरा होता है मैन क्लॉज। एक को कहते हैं अपन प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरे को कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें 2 क्लॉज होते हैं, 2 उपवाक्य होते हैं। नीचे लिखिए, दीज sentences have 2 clauses, डैश लगा कर लिख सकते हो, if when clause and when clause। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं, ये वाक्य 2 क्लॉज रखते हैं। डैश लगा के लिख सकते हो, इफ या व्हेन क्लॉज और मैन क्लॉज। मैं आपको यह समझाऊंगा किस किस प्रकार से आपको ये वाक्य आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अभी बताया था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, ये सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं और ये सेंटेंस ऐसे आते हैं, ऐसे। कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, ऐसे। मतलब आपको यहां इफ क्लॉज और व्हेन क्लॉज तो ये कहलाएगा जिसमें इफ या व्हेन आता है, और मैन क्लॉज ये कहलाएगा। इधर हम बात करते हैं, यदि मैन क्लॉज पहले आता है और इफ या व्हेन क्लॉज पीछे आता है, तो इफ या व्हेन कहां दिया हुआ आएगा? वाक्य के बीच में। यदि इफ क्लॉज पहले आता है तो इफ या व्हेन प्रारंभ में दिया हुआ आएगा, फिर ये क्लॉज आएगा, और कॉमा लग करके फिर दूसरा क्लॉज आएगा। उसी प्रकार से यदि मैन क्लॉज पहले आता है तो बीच में इफ या व्हेन दिया हुआ आएगा, और फिर इफ या व्हेन क्लॉज ये माना जाएगा। यानी कि कोई भी क्लॉज, मैन क्लॉज पीछे भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। इफ या व्हेन क्लॉज पहले भी आ सकता है, पीछे भी आ सकता है। पहचान ध्यान रखनी है, इफ क्लॉज या व्हेन क्लॉज यदि पहले आता है तो शुरुआत में ही इफ या व्हेन दिया हुआ आएगा, और इफ या व्हेन क्लॉज पीछे आता है तो बीच सेंटेंस में इफ या व्हेन दिया हुआ आएगा। अब हम बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा यहां समझा देता हूं। ओपन कंडीशन का मतलब होता है खुली शर्त। आपको ध्यान रखना है, खुली शर्त वाले वाक्य में इफ क्लॉज में कोई बात की जाती है खुले रूप में, उसमें एक शर्त होती है कि यदि आप ऐसा करते हो तो ऐसा होगा। यानी कि इफ क्लॉज में प्रेजेंट टेंस आता है इंडेफिनिट, और मैन क्लॉज में आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या समझ में आई? ओपन कंडीशन, खुली शर्त जो होती है, उसमें इफ या व्हेन क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, और मैन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा। कहने का मतलब यह है कि आपको ध्यान रखना है, ओपन कंडीशन खुली शर्त में इफ या व्हेन क्लॉज में जो रिक्त स्थान आएगी, उसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस या डू डज प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं, जबकि मैन क्लॉज में विल या शैल प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भरते हैं। ये तो हो गया ओपन कंडीशन। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं।
इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ क्लॉज में क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट, और मेन क्लॉज में क्या हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यदि आप परिश्रम करते हो तुम पास हो जाओगे। ये खुली शर्त है, तुम परिश्रम नहीं करते तो पास नहीं होगे, लेकिन यहां खुली शर्त है यदि तुम परिश्रम करते हो तो तुम पास हो जाओगे, और परिश्रम नहीं करते हो तो पास नहीं होंगे। यहां ये खुली शर्त है, ये ध्यान रखना। ओके डियर्स, तो यहां बात करते हैं इफ या व्हेन क्लॉज के बारे में। तो ओपन कंडीशन खुली शर्त वाले वाक्य में क्या होता है, इफ या व्हेन क्लॉज दिया हुआ आता है, और इफ या व्हेन क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, जबकि मैन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। उदाहरण और देता हूं आपको, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, नंबर एक उदाहरण। नंबर दूसरा उदाहरण आप लेते हैं तो इसका है मदर विल पनिश यू इफ यू ब्रेक द मिरर, मां तुमको पीटेगी यदि तुम शीशे को तोड़ते हो। अब इसमें इफ क्लॉज पीछे आया है, मैन क्लॉज पहले आ गया, जिसमें हमने फ्यूचर टेंस का प्रयोग किया है। मदर विल पनिश यू इफ यू ब्रेक द मिरर, यदि तुम शीशे को तोड़ते हो तो मां तुमको पीटेगी। चलिए अगला उदाहरण लेते हैं, द डॉग विल बाइट यू इफ यू पुल इट्स टेल, कुत्ता तुमको काटेगा ये तुम उसकी पूंछ को खींचते हो तो। चलिए दूसरा लेते हैं, यहां अगला उदाहरण लेते हैं और इसी ओपन कंडीशन का ही ले सकते हैं। इफ यू डू नॉट वाटर द क्रॉप इट विल ड्राई, यदि तुम फसल में पानी नहीं देते तो सूख जाएगी। इन सब में एक शर्त है, जो शर्त कैसी है, खुली शर्त। शर्त वाले वाक्य तो तीनों ही हैं, लेकिन ये तीनों वाक्य जो हैं शर्त वाले, इनमें खुली शर्त दी हुई है, ओपन रूप में दिया हुआ है, खुले में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि गॉड इफ यू डू नॉट हेल्प मी आई विल गो हंग्री, भगवान यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो मैं भूखा रह जाऊंगा। तो ये खुली शर्त है, भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि तुम सहायता नहीं करते हो तो मैं भूखा रह जाऊंगा। तो ऐसी स्थिति में ये ओपन कंडीशन होता है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात करते हैं वो होता है इमेजिनरी और अनलाइकली कंडीशन, काल्पनिक शर्त, या कह सकते हो अनलाइकली का मतलब भी काल्पनिक होता है। इसको हम इमेजिनरी कंडीशन भी कहते हैं और इसको हम अनरियल कंडीशन भी कहते हैं। अनरियल और इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, और अनरियल का मतलब अवास्तविक। ये शर्त अवास्तविक होती है, इसमें केवल क्या की जाती है, कल्पना की जाती है कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, ये होता है उसमें। अब उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, एक इफ क्लॉज में तो करते हैं पास्ट इंडेफिनिट का, और मेन क्लॉज में करते हैं वुड प्लस एम बी फर्स्ट, यानी फ्यूचर का पास्ट। ध्यान रखो, जैसे कि इफ यू केम टू मी आई वुड टीच यू, यदि तुम मेरे पास आ जाएं तो मैं तुम्हें पढ़ा दूं। तो ये क्या हो गया, आपका अनरियल, काल्पनिक है। जैसे कि इफ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, काश में पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ जाता। इफ आई वर ए मिलेनियर आई वुड डिस्ट्रीब्यूट मनी टू द पुअर्स, यदि मैं करोड़पति होता तो मैं गरीबों को धन वितरित कर देता। तो ये स्थिति जो होती है ये काल्पनिक होती है। इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, काश में भारत का प्रधानमंत्री होता, हम सोच रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं, ये काल्पनिक शर्त है। और तीसरी है अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड का मतलब होता है अपूर्ण शर्त, ऐसी शर्त जो कभी पूरी नहीं होती है। उसमें पास्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में हेड थर्ड का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कार्य पूरा पहले ही हो चुका है और अब उसके पूरे होने के कोई चांस नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनफुलफिल्ड कंडीशन कहते हैं। चलिए आगे लिखते हैं, आप नंबर 1 डाल करके लिख सकते हो ओपन कंडीशन। ओपन कंडीशन
ओपन कंडीशन का मतलब होता है खुली शर्त, आप लिख सकते हो इसमें। लिखो इसमें इफ या व्हेन क्लॉज में डू एम बी फास्ट एस ई एस या डू डज प्लस एम बी फर्स्ट लगाते हैं जबकि मैन क्लॉज में विल या शैल प्लस एम बी फर्स्ट लगाते हैं। चलिए हम बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं वी यूज एम बी फर्स्ट एस ई एस और डू डज प्लस एम बी फर्स्ट ब्रैकेट में लिख सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट। while we use एम बी फर्स्ट in if oblique when clause, while will shall प्लस एम बी फर्स्ट यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट इन मैन क्लॉज। आपको यहां समझाता हूं, हिंदी वाले सुनिए। इफ या व्हेन क्लॉज में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस या डू डज प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, यानी कि ये टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जबकि मेन क्लॉज में विल या शैल प्लस एम बी फर्स्ट लगाते हैं, ये टेंस कौन सा हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट। जबकि इंग्लिश मीडियम वालों ने कहा है वी यूज, हम उपयोग करते हैं एम बी फर्स्ट एस या ई एस या डू डज प्लस एम बी फर्स्ट का, जिसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन इफ और व्हेन क्लॉज में। जबकि विल शैल प्लस एम बी फर्स्ट लगाते हैं कौन से में, जिसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, कौन से उसमें लगाते हैं, मैन क्लॉज में। प्रिय विद्यार्थियों, मैन क्लॉज की जब हम बात करते हैं तो मैन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं, जबकि इफ या व्हेन क्लॉज में क्या लगाते हैं आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आप उदाहरण लिखिए इसके। God God, if Irkistan not help me, I Irkistan go hungry this year। देखिए अब इसमें आप लिख भी सकते हो, चलिए यहां भर देता हूं इसको मैं, I shall go hungry। ये लीजिए, नहीं भरा हुआ आता तो आपको फ्यूचर भर देना है, बाकी इसमें भरा हुआ आएगा। एक क्लॉज दिया हुआ आएगा, भरा हुआ आएगा, एक क्लॉज आपको भरना है। नहीं भी आता है तो आपको ध्यान रखना है, हिंदी अर्थ करके फिर भर देना है। गॉड इफ यू डू नॉट हेल्प मी, गॉड भगवान, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करते हो, आई शैल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं इस वर्ष भूखा रह जाऊंगा। तो देखिए ये तो हो गया आपका इफ क्लॉज और ये हो गया मैन क्लॉज।
मेन क्लॉज में शैल या विल दी हुई है पहले से ही, तो इफ क्लॉज में क्या भर देंगे हम, नॉट आया हुआ है तो डू डज और एम बी फर्स्ट क्या लिख देंगे, इफ यू डू नॉट हेल्प। यदि मान के चलिए सेंटेंस ये नेगेटिव नहीं होता, इंटरोगेटिव नहीं होता, तो हम क्या लगाते, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म एस या ईएस लगाते बस। दूसरा लेते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम परिश्रम करते हो, यू रिक्त स्थान पास, ये है। अब देखिए आप, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम परिश्रम करते हो, अब क्लॉज ये हो गया, इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, ये मेन क्लॉज है, तो मेन क्लॉज में क्या लगाएंगे, विल या शैल प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, यू के साथ क्या लगा देंगे, विल, और पास का क्या हो जाएगा, पास। इस प्रकार से हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला उदाहरण और ले लीजिए, इसके कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि मदर रिक्त स्थान पनिश यू इफ यू ब्रेक द मिरर, यदि तुम शीशे को तोड़ते हो तो मां तुमको पीटेगी। मदर मां रिक्त स्थान पनिश यू इफ यू ब्रेक द मिरर, ये तुम शीशे को तोड़ते हो। मदर, अब इसमें देखिए इफ आया हुआ बीच में इफ या वहन आता है तो बाद वाला क्लॉज क्या कहलाता है, आपका इफ क्लॉज, और शुरुआत में इफ या वहन आता है तो बाद वाला क्या कहलाता है, मेन क्लॉज, और पहले वाला क्या कहलाता है, इफ क्लॉज। माने इफ या वहन जहां आता है उससे जस्ट आगे क्या कहलाता है, इफ क्लॉज, और शेष बचा हुआ क्या कहलाता है, मेन क्लॉज। मदर विल, अब देखिए इफ क्लॉज ये है और ये भरा हुआ है पहले से ही, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है इसमें प्रेजेंट टेंस में, तो हम इसमें फ्यूचर टेंस भर देंगे, मदर विल पनिश। इस प्रकार से हो जाएगा। और उदाहरण लेते हैं इसके, इफ यू डू नॉट वाटर द क्रॉप इट रिक्त स्थान और ब्रैकेट में ड्राई। अब देखिए इफ यहां दिया हुआ है तो ये वाला क्लॉज यहां कॉमा लगा हुआ है जहां तक इफ क्लॉज है, और इसमें कोई रिक्त स्थान दी हुई नहीं है। इसमें डू और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म वाटर भरा हुआ, वाटर ध्यान दीजिए, WATER, वाटर अपने आप में एक नाउन भी है और एक वर्ब भी है। वाटर संज्ञा भी है और वाटर आपका क्रिया भी है, तो ध्यान देना है। इफ क्लॉज में आपका क्या दिया हुआ है, इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, डू डज प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, जबकि मेन क्लॉज आपका रिक्त स्थान है। You have a blank in main clause, so you have to fill in the blanks as future indefinite tense in main clause, because in if or when clause you have here first form of the main verb do does and first form of the main verb. यहां क्या भर दोगे, will dry। हिंदी अर्थ लेते, खुली शर्त है, if you do not water the crop, यदि तुम फसल में पानी नहीं देते हो, it will dry, तो ये फसल क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। इस तरीके से होगा। चलते हैं आगे और उदाहरण लेते हैं, तो एक और ले सकते हैं। मैंने आपको उदाहरण बोला भी था, द डॉग विल बाइट यू if you pull its tail, कुत्ता तुमको काटेगा यदि तुम इसकी पूंछ को खींचते हो। द डॉग, कुत्ता, विल बाइट माने काटेगा, यू माने तुम्हें, इफ यू पुल इट्स टेल, ये तो उसकी पूंछ को खींच। खुली शर्त है, तो ये मेन क्लॉज है। ये क्या हो गया,
मेन क्लॉज, जबकि ये क्या हो गया आपका इफ क्लॉज। तो मेन क्लॉज में आपका फ्यूचर टेंस भरा हुआ है, तो आप इफ क्लॉज में क्या भर देंगे, प्रेजेंट टेंस फुल फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म ही भर दोगे। ध्यान रखना प्रिय विद्यार्थियों, आपको अपने एग्जाम में यानी कि बोर्ड एग्जाम में जो 4 नंबर का टॉपिक आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें से आपको एक क्वेश्चन कंडीशनल सेंटेंस का दिया हुआ आता है। ध्यान देना है, बोर्ड एग्जाम में जो आपका ये टॉपिक आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसमें से कम एक क्वेश्चन आपको कंडीशनल सेंटेंस का आता है। कम से कम इसलिए बोला है कि 4 नंबर में कभी कभी आपको 4 क्वेश्चन ही आ जाते हैं और कभी कभी आपको 8 क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन का प्रत्येक प्रश्न का आधा नंबर होता है। इस तरीके से 4 अंक हो गए और 4 ही प्रश्न आते हैं, तो इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चन आते हैं, तो एक क्वेश्चन इनमें से आता है। और 8 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम एक तो आएगा ही, 2 भी आ सकते हैं। चलते हैं आगे। मैं आशा करता हूं आप इसको साथ साथ ही कॉपी कर रहे होंगे या आप इसको उतार रहे होंगे। नहीं तो आप उतार लीजिए, मैं साइड बढ़ जाता हूं 2-3 सेकंड के लिए। आप इसको उतारिए, इसको कॉपी कीजिए या फिर वीडियो को पॉज करके या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यह बात आती है दूसरा नंबर सेकंड नंबर में आता है अनलाइकली कंडीशन। आप सभी इसको लिख सकते हैं काल्पनिक शर्त। काल्पनिक शर्त जो होती है वो कौन सी होती है, ऐसी शर्त जिसमें कोई कल्पना की जाती है, जिसमें कोई कल्पना की जाती है उसको अनलाइकली कंडीशन बोलते हैं, काल्पनिक शर्त बोलते हैं। लिखिए, इसमें हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं पहले, इसमें इफ या व्हेन क्लॉज में वर्ब, ध्यान देना है, यदि ब्रैकेट में आपको बी फॉर्म आती है, बीई लिखा हुआ आता है, मान के रिक्त स्थान आ गया और रिक्त स्थान के पीछे कोष्टक में आपको क्या आ गया, बी आ गया, बीई, तो आप रिक्त स्थान में क्या भरोगे, वर्ब। ध्यान देना है प्रिय विद्यार्थियों, वॉज नहीं भरना है। माने आपको लगता है किसी भी आपको कोई भी कर्ता यहां दिया हुआ आता है, आई वी यू दे ही सी इट, कोई भी कर्ता आपको यहां मिलता है, आप उसमें केवल और केवल कौन सा भरोगे, वर भरोगे। इट के साथ भी वर आएगा, आई के साथ भी वर आएगा, ही और सी के साथ भी वर आएगा, यानी कि प्रत्येक में आप वर का प्रयोग करोगे। यदि कोष्टक में क्या आता है, बी आता है। इफ ऑब्लिक व्हेन क्लॉज में वर या एमबी सेकेंड ऑब्लिक डिड प्लस एमबी फर्स्ट लगाते हैं, जबकि मेन क्लॉज में वुड प्लस एमबी फर्स्ट लगाते। उदाहरण लेते हैं, आप कैसे लेंगे, इफ आई रिक्त स्थान बी द पीएम ऑफ इंडिया, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता या काश में भारत का प्रधानमंत्री होता, आई वुड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो
भ्रष्टाचार की समस्या को समाप्त कर देता। या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं, इन दीज सेंटेंसेज इन इफ क्लॉज वी यूज वर ऑब्लिक बी एंड एमबी सेकंड डिड एमबी फर्स्ट, वाइल जबकि इन मैन क्लॉज वी यूज वुड प्लस एमबी फर्स्ट। आप लिख सकते हैं इस तरीके से, आप खुद लिखें तो ज्यादा बेटर है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे स्वयं सेंटेंस को ट्रांसलेट ना करते हुए डायरेक्ट वे में पढ़िए, बिकॉज इन हिंदी मीडियम स्कूल्स वी यूज द मेथड ऑफ टीचिंग हिंदी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, बट यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स इन डायरेक्ट वे ऑफ इंग्लिश। डायरेक्ट मेथड होता है इंग्लिश का, वो आपको सीखना है, वो आपको पढ़ना है। यानी कि यू विल नॉट ट्रांसलेट एनीथिंग, यू विल नॉट से इंडिया मीन्स भारत, you will say only India. You will not say English means अंग्रेज, you will say only English. You will not say water माने पानी, you will say only water. Okay dears, यहाँ बात करते हैं if clause में। अब देखिए if clause आ गया इसमें, और main clause कहाँ है, कॉमा के बाद, यहां से। अब कॉमा के बाद क्या आ गया, would प्लस मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म would solve। तो if clause में आप किसका प्रयोग करेंगे, देखिए या तो मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का या डिड फर्स्ट का, लेकिन यदि कोष्टक में आपको बी आता है तो क्या लगाएंगे, वर लगा देंगे यहां, चाहे कर्ता कोई भी हो। आई कर्ता के साथ में भी किसका प्रयोग करते हैं, वर का। आपको यहां कर्ता आई नहीं, कर्ता ही मिलता, कर्ता सी मिलता, तो भी हम किसका प्रयोग कर देते, वर का प्रयोग कर देते। यानी उस स्थिति में भी हम क्या लगा देते, यहां वर लगा देते। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। इफ ही केम टू मी इफ ही केम टू मी, काश वो मेरे पास आ जाए, आई वुड टीच हिम, तो मैं उसको पढ़ा दूं। कल्पना कर रहा है इस चीज की कि काश वह मेरे पास आ जाए तो मैं उसे पढ़ा दूं। ये इफ क्लॉज हो गया। इफ क्लॉज में मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो आप मेन क्लॉज में किसका प्रयोग करोगे, वुड प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करोगे, वुड और क्या लगा दोगे, टीच। इस तरीके से हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थी, एक बात और बता देता हूं मैं यहां, इस अनलाइकली कंडीशन में कभी कभी इफ या वहन कुछ भी दिया हुआ नहीं आता है, रिक्त स्थान शुरुआत में ही आ जाती है। जैसे कि रिक्त स्थान बी, आई ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये सेंटेंस आपका है कि आपको इफ वगैरह कुछ भी दिया हुआ नहीं है, ना इफ है ना वहन है, और रिक्त स्थान जस्ट पहले आ गई। तो ध्यान दीजिए, कॉमा लगने के बाद ये क्या दिया हुआ है, वुड फ्लाई। कॉमा लगने के बाद क्या दिया हुआ है, वुड फ्लाई दिया गया है। तो ये कौन सा क्लॉज हो गया, मेन क्लॉज, वुड फ्लाई भरा हुआ है। तो ये निश्चित रूप से कौन सा क्लॉज होगा, इफ क्लॉज होगा। तो इफ क्लॉज में बी दिया हुआ है, किसका प्रयोग कर देंगे, वर का। ऐसे सेंटेंस भी हो जाएगा, इफ नहीं आएगा शुरू में, कोई जरूरत नहीं है। कैसे आएगा, वर आई ए बर्ड, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। काश में पक्षी होता, वर का मतलब यहां थे नहीं होगा, ध्यान रखना। यू हैव टू माइंड इट, द वर्ड वर और द हेल्पिंग वर्ब वर डज नॉट हैव ए मीनिंग एज थे। इसका मतलब थे नहीं होता, इसका मतलब क्या होगा यहां, काश। काश में पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ जाता। मतलब ये कल्पना कर रहा है कि काश में पक्षी होता तो आकाश में उड़ जाता। प्रिय विद्यार्थियों, ये हो गया आपका कौन सा शर्त वाला, अनलाइकली कंडीशन। और लास्ट में आता है आपका नंबर 3, अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन यानी कि अपूर्ण शर्त की यहां बात करते हैं। अनफुलफिल्ड कंडीशन सेंटेंस जो होते हैं उनमें दो प्रकार के क्लॉज आएंगे, वही इफ क्लॉज और व्हेन क्लॉज। जबकि आपका इफ या व्हेन क्लॉज और दूसरा व्हेन क्लॉज, जबकि आपको इसमें जो वर्ब लगानी है वो अलग प्रकार की लगानी है, क्योंकि इसका अर्थ क्या है, अपूर्ण।
अर्थ क्या है इसका? अपूर्ण, मतलब जो पूरा नहीं है। कार्य तो पहले ही हो चुका है, पूरा नहीं है बिल्कुल भी। चलते हैं आगे, लिखो वी यूज had plus MB third in if oblique when clause while in main clause we use would have प्लस MB थर्ड। आपको नजर आ रहा है क्या? would have प्लस MB थर्ड। इस प्रकार से हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहां लिख सकते हैं अपूर्ण शर्त वाले वाक्यों में इफ या व्हेन क्लॉज में, इफ या व्हेन क्लॉज में हैड प्लस MB थर्ड लगाते हैं, जबकि मेन क्लॉज में वुड हैव प्लस MB थर्ड लगाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अनफुलफिल्ड कंडीशन के आपके जो साधारण वाक्य हैं उनमें आपको विशेष ध्यान देना है। इफ या व्हेन क्लॉज में हैड प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जबकि मेन क्लॉज में क्या लगाते हैं? वुड हैव प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। लेकिन ये 10th लेवल की बात हो रही है। कोई अन्य विद्यार्थी भी इसको देख रहा है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहता है, उसको लगता है कि ऑप्शन जो दिए गए ABCD, आपको ये मैं एक उदाहरण दे देता हूं। इफ ही had come to me, I रिक्त स्थान help him with money। ये सेंटेंस आपका। तो देखिए ये इफ क्लॉज है। इफ क्लॉज में क्या दिया हुआ है? हैड प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म की काश या यदि वह मेरे पास आ जाता, मतलब काम तो हो चुका है। ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, एक तो होती है खुली शर्त, जिसमें मैं आपको कहता हूं कि यदि तुम परिश्रम करते हो तो तुम पास हो जाओगे। अब तुम कल्पना करते हो, कल्पना क्या करते हो कि काश मैं 90% 10th क्लास में प्राप्त कर लूं, काश मैं 95 अब प्राप्त कर लूं, तो मैं ऐसा कर दूं। ये कि जैसे कि काश मैं 90% प्राप्त कर लूं तो फिर मैं ये कर लूं, तो वो हो गया काल्पनिक शर्त। लेकिन मान के चलिए आपने 90% प्राप्त नहीं किया, आपके एग्जाम लग गए और आपके 80% आई है, फिर आप इस बात को कह रहे हो काश मेरी 90% आ जाती, तो ये कौन सा हो गया? अनफुलफिल्ड। मतलब अब वो कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। आपके एग्जाम लग चुके हैं और आपका रिजल्ट भी आ चुका है और आपने 90% प्राप्त की भी नहीं है, तो उस स्थिति में ये कार्य अपूर्ण हो गया। काश वह मेरे पास आ जाता, आया नहीं, काम हो चुका है, वो मेरे पास आया ही नहीं। एक तो कल्पना कर रहे हैं काश वो मेरे पास आ जाए, एक काश वो मेरे पास आ जाता, काश मैं 90% प्राप्त कर लूं, और एक काश में 90% प्राप्त किए होते। ये दो चीज हैं। तो ये वही है, इफ ही हैड कम टू मी, काश में मेरे पास आ जाता, तो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, आई वुड हैव
हेल्प्ड हिम, तो मैं उसकी सहायता कर देता। यहां तक जब बात होती है तो ये आपका इफ और व्हेन क्लॉज जो दिया गया है, इस इफ या व्हेन क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस आया हुआ है, जिसमें हैड प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का हम यूज ले रहे हैं। जबकि दूसरा जो है मेन क्लॉज, उसमें वुड है प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। ये 10th लेवल की बात की जा रही है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में कंडीशनल सेंटेंस में यदि इसी प्रकार का कोई सेंटेंस आ जाता है और उस सेंटेंस में ये पूरा सेंटेंस है, यहां आपकी रिक्त स्थान दी हुई है, तो रिक्त स्थान में आप क्या भरोगे? वुड है प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। लेकिन आपके ए बी सी डी चारों विकल्पों में वुड है प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म नहीं दी हुई है, तो आप उन चारों विकल्पों में से देखिए कि उनमें से किसी में शुड हैव थर्ड फॉर्म दी हुई होगी, हमें शुड हैव थर्ड फॉर्म भरना है। दूसरी बात, यदि शुड हैव थर्ड फॉर्म भी नहीं आता है तो देखिए उनमें कुड हैव थर्ड फॉर्म अवश्य दिया हुआ होगा। फिर भी लगता है किसी विद्यार्थी को कि कुड हैव थर्ड फॉर्म भी नहीं दिया हुआ है ऑप्शन में, तो देखिए उसमें माइट हैव थर्ड फॉर्म तो अवश्य दिया हुआ होगा। प्रिय विद्यार्थियों, यदि ऑप्शन में माइट हैव थर्ड फॉर्म भी नहीं दिया हुआ है, वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं एबीसीडी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो देखिए उसमें निश्चित रूप से मस्ट हैव थर्ड फॉर्म दिया हुआ होगा, तो आपको मस्ट हैव थर्ड फॉर्म भरना है। अब बात यह आती है कि सर विकल्प में वुड हैव, मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूं, क्लास 10th की बात नहीं कर रहा हूं, क्लास 10th में वुड हैव थर्ड फॉर्म ही भरना है, लेकिन कंपटीशन में विकल्प में वुड हैव थर्ड फॉर्म भी दिया हुआ है, कुड हैव थर्ड फॉर्म भी दिया हुआ है, शुड हैव थर्ड फॉर्म भी दिया हुआ है, मस्ट हैव थर्ड फॉर्म भी दिया हुआ, तो क्या भरें? इसके लिए आपको अगला टॉपिक मैं अब पढ़ाने जा रहा हूं, मॉडल्स वाला टॉपिक, वो आपको पढ़ना है। मॉडल्स क्या हैं वो पढ़ना है, क्योंकि मॉडल्स में जैसे मस्ट हैव थर्ड फॉर्म भरना है तो मस्ट का प्रयोग कहां करते हैं? ऑब्लिगेशन के लिए, कंपल्सन के लिए। जब बाध्यता हो जाती है वहां मस्ट का प्रयोग करते हैं। तो आपके सेंटेंस में देखिए कहीं बाध्यता है तो फिर आपको वुड हैव थर्ड फॉर्म नहीं, मस्ट हैव थर्ड फॉर्म भरना है। यदि कोई काबिलियत की बात करते हैं, पास्ट टेंस में किसी एबिलिटी की बात की जा रही है तो कुड हैव थर्ड फॉर्म भरते हैं। यदि किसी संभावना की बात की जा रही है, माइट हैव थर्ड फॉर्म भरते हैं। सजेशन की बात की जा रही है, शुड हैव थर्ड फॉर्म भरते हैं, नहीं तो वुड हैव थर्ड फॉर्म भरेंगे। अब बात आती है क्लास 10th की। कक्षा 10 के विद्यार्थियों को केवल और केवल क्या भरना है? वुड हैव प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। क्या भरना है? वुड हैव और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्योंकि तुमको विकल्प का कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। आपको मस्ट हैव, शुड हैव वगैरह ये कुछ नहीं भरना है। आपको क्या भरना है? अनफुलफिल्ड कंडीशन में हैड प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है इधर, तो वुड हैव थर्ड भरना है। तो आपका ये टॉपिक यहां करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का समाप्त हो चुका है। आगे हम जब बात करते हैं तो अगला टॉपिक यहां लेते हैं मॉडल्स का। मॉडल्स क्या है? मॉडल मूड से बना हुआ शब्द है। मॉडल के बारे में हम आपसे कल यहां बात करेंगे। आज आपका यही है। कल मैं आपको यहां ये भी समझा दूंगा कि इफ क्लॉज और व्हेन क्लॉज, कल थोड़ा सा ये समझाऊंगा, और ये मैन क्लॉज। इफ या व्हेन क्लॉज में क्या आता है जो यहां भरते हैं, और यहां क्या आता है जो यहां भरते हैं। मैं लिखवा तो पूरा दिया, लेकिन आपका 5 या 6 मिनट इसमें भी कल और अलग से लूंगा समझाने के लिए। वो लिखना नहीं, क्योंकि ये आप लिख चुके हो, समझ भी चुके हो, फिर भी एक बार मैं रिवाइज कर दूंगा, रिवीजन आपका यहां कर दूंगा। और कल आपका अगला टॉपिक क्लास 10 का चौथा टॉपिक यहां प्रारंभ करने जा रहा हूं कल के क्लास में, मॉडल्स वाला। मॉडल क्या है? आपकी 13 मॉडल होती हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ought, टू, यूज, टू, डेयर और नीड। इन 13 मॉडल्स में से आपको कैसे कैसे ये पढ़ने हैं, कौन कौन से आपको मूड याद करने हैं, कौन कौन से मनोभाव आपको याद करने हैं जब आपको करेक्ट मॉडल उसमें फिल करनी होती है, भरनी होती है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज की क्लास प्रिय विद्यार्थी समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे होंगे और भविष्य के लिए आप सजग और जागरूक होंगे। धन्यवाद।